चलिए प्राणियों में हार्मोन के कार्यों को समझते हैं। तो हार्मोन प्राणियों के शरीर में बनने वाले कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक अणु होते हैं और इनका उपयोग संदेशों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसलिए इन्हें हम संदेशवाहक अणु भी कह सकते हैं। इनकी मदद से हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हमारे शरीर में या प्राणियों के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र की प्रणाली होती है, तो फिर हमें हार्मोन की प्रणाली की आवश्यकता क्यों है? यह समझने के लिए चलिए हम हार्मोन की प्रणाली और तंत्रिका तंत्र की प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर यह है कि हार्मोन की प्रणाली रासायनिक अणुओं पर निर्भर होती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ संदेशों को पहुँचाने का काम रासायनिक अणुओं के द्वारा किया जाता है। इन रासायनिक अणुओं को ही हम हार्मोन कहते हैं। जबकि तंत्रिका तंत्र की प्रणाली में संदेश विद्युत आवेग के रूप में पहुँचाए जाते हैं। दूसरा अंतर यह है कि इन रासायनिक अणुओं को परिवहित करने के लिए रक्त का उपयोग किया जाता है। रक्त के माध्यम से ही हार्मोन शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचते हैं। जबकि तंत्रिका तंत्र में विद्युत आवेग विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में चलते हैं, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि चूंकि रक्त हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंच पाता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंच पाता है, इसलिए हार्मोन की प्रणाली से शरीर की सभी कोशिकाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी ओर तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए इसकी पहुंच सीमित होती है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि हम हार्मोन के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, पूरे शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो फिर हमें तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता क्यों है? तो इसका कारण यह है कि हार्मोन की प्रणाली के द्वारा संदेशों का परिवहन काफ़ी धीमी गति से होता है। क्योंकि यह रासायनिक अणु होते हैं और रक्त के माध्यम से परिवहित होते हैं, तो पहले इन्हें रक्त में मिलाना पड़ता है, फिर रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होगा और इसके बाद वह शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाएगा। इसलिए यहाँ संदेशों का परिवहन धीमी गति से होता है। जबकि तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग के रूप में संदेश को प्रवाहित करता है, इसलिए यह काफ़ी तेजी से संदेशों को पहुंचा सकता है। तो इस तरह से हार्मोन की प्रणाली और तंत्रिका तंत्र की प्रणाली दोनों के अपने अपने लाभ हैं, लेकिन दोनों की अपनी कमियां भी हैं। इसीलिए हमारे शरीर को इन दोनों ही तंत्रों की आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं कि मानव शरीर में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन क्या है और उन्हें बनाने वाली ग्रंथियां क्या है और वे हार्मोन क्या काम करते हैं। तो हमारे शरीर में हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। यहाँ ग्रंथि का मतलब जो किसी न किसी प्रकार का रसायन स्रावित करती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब ये है कि ये नलिका विहीन होती हैं। ये सीधे रक्त की नलिकाओं में अपने रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं। इसे समझने के लिए इसकी तुलना हम हमारी लार ग्रंथियों से कर सकते हैं। लार ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है जिसके माध्यम से वे हार्मोन को स्रावित करती हैं, मतलब ये हार्मोन रक्त में सीधे नहीं जाते। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ दिए जाते हैं, इसीलिए इनमें नलिका नहीं होती और इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। अब मनुष्य के शरीर में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण की। वृषण या टेस्टिस पुरुषों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो पुरुषों में लैंगिक कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। लैंगिक कोशिकाओं का मतलब पुरुषों में शुक्राणुओं से है। इसके अलावा यह हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। वृषण की तरह ही महिलाओं में अंडाशय नामक दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ओवरीज पाई जाती हैं। यहाँ से महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक ये दो हार्मोन बनते हैं। पुरुषों की तरह ही ये हार्मोन भी महिलाओं में लैंगिक कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करते हैं, जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं, और ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद हमारे शरीर में अग्न्याशय नामक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का काम मुख्य रूप से इंसुलिन हार्मोन बनाना होता है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में रक्त में मिलने वाली शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। भोजन के बाद रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन यदि रक्त में शर्करा की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाए तो यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसलिए रक्त में मिली हुई शर्करा को नियंत्रित करना आवश्यक होता है।
हमारा शरीर इंसुलिन हार्मोन की मदद से ही रक्त में उपस्थित अतिरिक्त शर्करा को अवशोषित करके अन्य पदार्थों में बदल पाता है। कुछ लोगों में इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता या बिल्कुल नहीं बन पाता, तो ऐसे लोगों में रक्त में शर्करा की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इसे ही हम मधुमेह की बीमारी या शुगर की बीमारी कहते हैं। ऐसे लोगों को इंसुलिन हार्मोन बाहर से लेना पड़ता है। इसके बाद हमारे शरीर में वृक्क के ऊपर ये दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें हम अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनलीन ग्लैंड कहते हैं। इस ग्रंथि के द्वारा मुख्य रूप से एड्रीनलीन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन हमारे शरीर को खतरे की स्थिति में कोई संकट सामने आने पर उस संकट से लड़ने या उससे दूर चले जाने के लिए तैयार करता है। इसीलिए इस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। यह हमारे गले में पाई जाती है। यहाँ पर इसे हमने पीले रंग से दर्शाया है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन थायरोक्सिन है। यह हार्मोन भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि के उपापचय को नियंत्रित करता है। यदि यह हार्मोन उचित मात्रा में नहीं बनता तो हमारे शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का उपापचय प्रभावित हो सकता है। या तो उपापचय की दर बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। दोनों ही स्थितियों में यह हमारे शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है, जिसके कारण या तो शरीर दुबला हो जाएगा या फिर मोटापे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हम नमक खाते हैं, बाजार में जो हमें नमक मिलता है उसमें आयोडीन मिलाकर हमें दिया जाता है, ताकि थायराइड ग्रंथि उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन कर सके। इसके बाद हमारे शरीर की एक और महत्वपूर्ण ग्रंथि, जो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, वह है पीयूष ग्रंथि। यह हमारे मस्तिष्क का भाग होती है। यह ग्रंथि हमारे शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कई हार्मोन बनाती है, जिन्हें हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यदि पीयूष ग्रंथि इन वृद्धि हार्मोन को उचित मात्रा में स्रावित नहीं कर पाती तो हमारे शरीर की वृद्धि भी प्रभावित हो जाती है। जैसे यदि ये हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने लगते हैं तो शरीर आपको काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। लेकिन यदि ये हार्मोन बिल्कुल स्रावित नहीं होते या कम मात्रा में स्रावित होते हैं तो शरीर बौना रह जाता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि कुछ ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जिनके माध्यम से यह शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जैसे यदि अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनलीन हार्मोन स्रावित करना है संकट के समय, तो इसके लिए पहले पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करेगी जो अधिवृक्क ग्रंथि में पहुंचेगा और उसे एड्रीनलीन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करेगा। तो इस तरह से पीयूष ग्रंथि अपने हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वास्तव में आप कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में बनने वाले सभी हार्मोन को नियंत्रित कर सकती है।